आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.2 सॉल्यूशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्योंकि 32 क्वेश्चन है तो पार्ट 2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से आगे तक के, और देखते हैं अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनी तो पूरी करेंगे इसमें ही, अदरवाइज पार्ट 3 में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो करीब 7-8 क्वेश्चन तो हम इसमें करेंगे, मतलब 18 से लेकर 25-26 तक तो हम करेंगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो हो सकता है कि वीडियो भी बड़ी बने। अगर ज़्यादा बड़ी बनेगी तो फिर पार्ट 3 में करते हैं बाकी क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी फॉर्मूले वगैरह जो हमने आपको 8.2 के इंट्रोडक्शन में समझाए थे, 8.2 के सॉल्यूशन पार्ट 1 में समझाए थे, वही सब फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। जीपी का कॉमन रेशो और एसएन का फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है ना, और एन को फाइंड करने का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चन भी इनके ऊपर हमने कर लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 to 17 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88। ये एक सीक्वेंस है 8, 88, 888। इस सीक्वेंस का हमको सम फाइंड करना है और n टर्म का सम फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो क्वेश्चन को इस तरह से देखना है कि हम चैप्टर जीपी का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो फिलहाल तो हम कर रहे हैं, बट जब एग्जाम में आएगा तो वहां पर लिखा हुआ आएगा ओनली फाइंड द टर्म सम ऑफ सीक्वेंस। तो हमको ये पहचानना पड़ेगा ना कि सीक्वेंस कौन सी है। हो सकता है ये एपी बन जाए, हो सकता है कि ये जीपी बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि जीपी का क्वेश्चन है। बनेगा तो जीपी ही, क्योंकि हम चैप्टर कर रहे हैं, मगर एग्जाम में तो एपी जीपी कोई पॉसिबल है ना। तो पहले चेक करते हैं कि ये जो सीक्वेंस है एक्चुअल में एपी है या नहीं। अगर ये एपी हुई तो क्लास 10 वाला फॉर्मूला लगेगा एपी वाला, अगर जीपी हुई तो जीपी का लगेगा। तो अगर इसका आप डिफरेंस चेक करें तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 80 आ गया, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 800 आ गया। तो डिफरेंस तो इक्वल नहीं आया, तो एपी तो ये नहीं बनेगी, एपी तो ये नहीं बनेगी। जीपी चेक करो, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 11 आ गया, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, इसको डिवाइड करके मुझको लगता है कि 11 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, मतलब 11 नहीं आएगा कुल मिला के। तो रेशो भी इक्वल नहीं आया, रेशो भी इक्वल नहीं आया, तो ये जीपी भी नहीं है। तो फिलहाल तो ये सीक्वेंस एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, तो ना ही तो इसमें हम फिलहाल फॉर्मूला एपी का ही लगा पाएंगे और ना ही जीपी का। तो पहले हमको इसको किसी एक सीक्वेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इसको एपी बनेगी या ये जीपी बनेगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे की बातों पर। इस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के, मतलब जैसे लिखा हुआ है 8, 88, 888, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने एग्जाम्पल भी किया था। हो सकता है कि 555, 555 बन के आए, 333, 333, 7 की फॉर्म में आ जाए, 9 की फॉर्म में आ जाए, मतलब 1 से लेकर और 9 तक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। चाहे 1 करके आए, चाहे 2 करके आए, चाहे 3 करके आए, चाहे 4 करके आए। एक हमने एग्जाम्पल में भी किया था, 5 करके था एग्जाम्पल वाला, तो है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा याद रखना, जीपी बनेंगे। अभी जीपी नहीं है, जीपी को हम बनाएंगे। हमने आपको एग्जाम्पल में समझाया था, याद करो। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर नहीं था, सॉरी, हाँ था, एग्जाम्पल नंबर 16 था, सॉरी 10, एग्जाम्पल नंबर 10 था। तो करना क्या होता है हमको इस क्वेश्चन में, हमने कहा कि भैया एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। एस एन जो है इस सीक्वेंस के एन टर्म का सम है। तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 8, 88, 888 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ये कब तक जाएगी, अप टू एन टर्म्स तक, राइट, अप टू एन टर्म्स। तो फिलहाल तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ना ही तो ये एपी है ना ही जीपी है। तो करना क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू, यहां से 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लेंगे तो यहां 1, यहां 11, यहां 111, सब में से हमने 8 कॉमन लिया, कहां तक के, अप टू एन टर्म्स। एन टर्म्स तक हमने सब में से 8 कॉमन ले लिया। हर क्वेश्चन को करने का तरीका यही रहेगा, इस तरह का। अगर जैसे कि एग्जाम्पल में 7 वाला था तो 7 कॉमन आ गया था, जिसमें 5 होगा उसमें 5 कॉमन आ जाएगा, 6 होगा तो 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 8 था तो 8 कॉमन आ गया। अब क्वेश्चन का जो तरीका है वो बिल्कुल कॉमन है। क्या होगा, इसको डिवाइड करो और मल्टीप्लाई भी करो 9 से। 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 9, 99, 999 एंड सो ऑन अप टू, कहां तक जाएगा ये, अप टू एन टर्म्स। तो हमने इसको अप टू एन टर्म्स तक लिख दिया, राइट है।
9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, क्या कर रहे हैं, जीपी बनाने की जद्दोजहद में हम लोग लगे हुए हैं। तो Sn इज इक्वल टू 8/9। इस 9 को वी कैन राइट एज 10-1, 99 को 100-1, 999 को 1000-1, और यही प्रोसीजर अप टू एन टर्म्स, यही प्रोसीजर अप टू एन टर्म्स। कुछ लोगों को ना अप टू एन टर्म्स लिखने में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती है, लिखा करो इस चीज को, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू 8/9। अब इन सभी ब्रैकेट के जो पहले पहले टर्म हैं उनको कलेक्ट करो, देखिए 10, इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 1000, हर ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म। और ये प्रोसीजर कब तक किया हमने, अप टू एन टर्म, अप टू एन टर्म्स। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में -1, -1, -1, तो माइनस तो कॉमन आ गया बाहर, क्या बचा 1 + 1 + 1, कब तक, अप टू एन टर्म, अप टू एन टर्म, ठीक हो गया। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जीपी बन गई, ये एक जीपी बन गई, कैसे, इसका फर्स्ट टर्म देखो 10 है क्या, इसमें a इज इक्वल टू कितना है 10, कॉमन रेशो चेक करो इसका r इज इक्वल टू 100/10 यानी कि 10। तो Sn सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या था भैया, 8/9 तो बाहर रहेगा ना, फॉर्मूला था याद करो, a इंटू r की पावर n -1/r-1। अरे ये तो फॉर्मूला था Sn का, a इंटू r की पावर n -1/r-1। तो ये ब्रैकेट तो सोल्व हो गया मेरा, -1 + 1 + 1 अप टू एन टर्म। जब हम 1 + 1 + 1 करते हैं ना n बार, तो n आता है, ठीक है, क्या आता है n। तो Sn इज इक्वल टू क्या बना मेरे पास, Sn इज इक्वल टू 8/9 इंटू 10 इंटू 10 पावर 9, सॉरी 10 पावर n -1/9 -n, चाहे तो यही छोड़ दो आंसर, और अगर ज्यादा ही करना है तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 8 10 जा 80, 9 9 जा कितना 81 इंटू 10 टू द पावर n -1 -8n/9, चाहे तो आप यहाँ पे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये क्वेश्चन का अपडेट सॉल्यूशन हो गया। दो क्वेश्चन हमने किया है इस तरीके के, एग्जाम्पल में जो था वो 7 की फॉर्म में था, ये 8 की फॉर्म में है, 5 में आए, 3 में आए, 4 में आए, सब में यही कॉमन प्रोसीजर रहने वाला है। नोट करेंगे इसको, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। दो सीक्वेंस गिवन है, पहली सीक्वेंस है सीक्वेंस 1 2 4 8 16 32, और हमको साफ क्लियर दिख रहा है कि ये एक जीबी बनने वाली है, राइट, क्योंकि 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू 32, दिस इज ए जीपी, राइट। फिर एक सीरीज और रखी है 128 32 8 2, ये भी जीपी है, इसका जो कॉमन रेशियो है वो 1/2 है, इसको आप हाफ करते चले जाओ तो टर्म्स निकलनी, सॉरी हाफ कह रहा हूँ 1/4 कर दो, मतलब 1/4 इसका क्या है कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो ये दो सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस 1 2 4 8 16 एंड 32, सीक्वेंस 2 क्या है 122, सॉरी 128 32 8 to 1/2। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स, इनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, राइट, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, पहले की पहले में, दूसरे के दूसरे में, तीसरे के तीसरे में, जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करके जो एक नई सीक्वेंस बनेगी ना, उस सीक्वेंस का हमको सम फाइंड करना है, राइट। तो सुनो ध्यान से, सीक्वेंस ऑब्टेन बाय द, ऐसे नहीं, लैंग्वेज थोड़ी ठीक से नहीं बन रही, तो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो मल्टीप्लाइंग द corresponding term, मल्टीप्लाइंग द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स, तो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 की करो 128 में तो 2 इंटू 128, कॉमा 4 की करो 32 में तो 4 इंटू 32, 8 की करो 8 में तो 8 इंटू 8, 16 की 2 में करो तो 16 इंटू 2, 32 की 1/2 में करो तो 1/2, ठीक है। तो क्या बन के आएगा 128 दूनी 256
32 चौक 128, 8 अठे 64, 16 दूनी 32 और 32.5 इंटू 16। दिस इज ऑल्सो ए जीपी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो दिस इज ऑल्सो ए जीपी, ये भी एक जीपी है। दिस इज ऑल्सो ए जीपी। अब हमको इस जीपी का सम फाइंड करना है, सम। तो वैसे 5 टर्म है, इनको मैं चाहे ऐसे जोड़ दूं डायरेक्ट, लेकिन कभी भी टर्म ज्यादा अगर आ गई तो हमको प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, मतलब जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। इनका सम फाइंड करना है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ए तो कितना है 256, राइट है। कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना आएगा 1/2, और नंबर ऑफ टर्म यानी कि n इज इक्वल टू 5। ये a हो गया, ये r हो गया और ये n हो गया। तो Sn बताओ कितना हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 256 इंटू r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू 1/2, राइट है। 1/2 की पावर कितनी n माइनस 1 और अपॉन r माइनस 1। तो कितना बचा, तो 256 और 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और उधर 1 में जाएगा तो 1 माइनस 32 अपॉन 32 और अपॉन माइनस के 1/2। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा करनी पड़ेगी इधर मेरे को। एक में से 32 गया तो माइनस के तो 31 अपॉन माइनस के 32 और इसको रेसिप्रोकल कर दो तो माइनस के 2/1, इससे कट गया, ये इससे कट गया, ठीक हो गया, राइट है। तो 16 से कटेगा, ये 16 बार कट जाएगा, राइट है। तो 16 इंटू 31, 16 एकम 16, हाँ से लग गया एक, 16 48 और 49, तो 496। तो 496 इसका आंसर आ गया। तो एक बार मुझको जरा आंसर चेक करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था ना, राइट, ठीक आ गया आंसर। तो तरीका समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, तरीका समझने के साथ साथ यहाँ पर एक बात और भी हमने ऑब्जर्व करी है, और जो बात मैं बताऊंगा उसको आप लोग नोट कर लेंगे कहीं पर, क्योंकि ये बात असर्शन रीजन में अब आने लगी है। जब से असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, वो बात ये है कि अगर 2 जीपी मेरे पास में है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा भी है, ये भी एक जीपी थी, ये भी एक जीपी थी। जब हमने इन जीपी की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी जीपी बन के आएगी। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, ये एक सीक्वेंस है जो कि जीपी है, ये भी सीक्वेंस है जो ये भी जीपी है। तो अगर हम 2 जीपी के कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 2 जीपी की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बन के आएगा वो जीपी ही बन के आएगा। ये बात आपको अपने शब्द में मैंने आपको बता दी। एग्जाम में कई बार ऐसा में क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का, एमसीक्यू बेस्ड आ सकता है कि अगर 2 जीपी की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो ए जीपी। क्लियर। दूसरी बात, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बन के आएगी, भाई भैया पहले एक जीपी S1 थी, दूसरी जीपी S2 थी, हमने इसकी और इसकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करी, हमने इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करी, तो जो जीपी बन के आई फाइनली, सॉरी जो सीक्वेंस बन के आई फाइनली वो भी जीपी ही होगी। दूसरी बात, अगर इसका कॉमन रेशियो R1 है और इसका कॉमन रेशियो R2 है तो इस वाली का कॉमन रेशियो R1 इंटू R2 होगा, ये भी ध्यान रखना, राइट। इसका कॉमन रेशियो R1 है, इसका कॉमन रेशियो R2 है, तो इसका कॉमन रेशियो R1 इंटू R2 होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसका कॉमन रेशियो देखो 2 है, ध्यान से देखो 2 है इसका कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो 1/4 है, ध्यान से देखो इसका कॉमन रेशियो कितना है 1/4। तो जो बन के आई थी ना उसका कॉमन रेशियो कितना आया था 1/2, मल्टीप्लाई करना 2 की मल्टीप्लाई करना 1/4 में तो 1/2, ठीक। तो ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में आ सकता है, तो इसे मैंने आपको बता दिया, राइट। नोट करेंगे इसको, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। तो जो बात मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 19 में समझाई है ना, वही बात हमको इस क्वेश्चन में प्रूव भी करनी है। वैसे हमको फीलिंग पिछले क्वेश्चन में इस बात की आ गई थी, अब भी यही कहा है उसने कि 2 सीक्वेंस गिवन है हमको, सीक्वेंस 1 ये है, दिस इज जीपी, ये कह रखा है क्वेश्चन में, और एक सीक्वेंस ये है, ये भी जीपी है। प्रूव करो कि इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो सीक्वेंस आएगी वो भी जीपी ही आएगी, एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। ये बस हमको प्रूव करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। पढ़ते हैं एक बार। सो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस दिस एंड दिस, इन दोनों सीक्वेंसेस के कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो सीक्वेंस बनेगी वो भी एक जीपी होगी, एंड फाइंड द कॉमन रेशियो, उसका कॉमन रेशियो भी फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो सीक्वेंस 1 ये रही आपके सामने, सीक्वेंस 2 ये रही हमारे सामने, ठीक है। मल्टीप्लाइंग द कोरस्पॉन्डिंग
टर्म्स। तो मल्टीप्लाइंग द कितना, मल्टीप्लाइंग द कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स। अगर हम इनको कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो बहुत ध्यान से देखोगे, ए की मल्टीप्लाई ए में हो जाएगी तो बनेगा ए आर की कैपिटल वाले ए आर में करोगे तो ए आर आर, ऐसे ही ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर पावर n माइनस वन एंड आर पावर n माइनस वन। तो ये सीक्वेंस बन के आ गया। अब प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस भी एक जीपी है। तो याद करो किसी सीक्वेंस को जीपी कैसे प्रूव करोगे, रेशो फाइंड करो a2 अपॉन a1 और a3 अपॉन a2, अगर इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि दिस इज ए जीपी। तो a2 अपॉन a1 करो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कि a आर आर डिवाइडेड बाई a देन वी गेट आर आर, राइट। ऐसे ही a3 अपॉन a2 करो, a3 अपॉन a2 देन a आर स्क्वायर अपॉन a आर आर, a गया आर गया, तो दिस इज आर आर एंड वी सी दैट both ratios are equal. If both ratios are equal then this sequence is a GP with common ratio RR. Clear? So since A2 upon A1 is equal to A3 upon A2, और ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया आर आर के। सो दिस सीक्वेंस इज ए जीपी विद कॉमन रेशो आर आर। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया कि हमने प्रूव कर दिया कि ये जीपी है जिसका कॉमन रेशो आर आर है। क्लियर? नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। फाइंड द 4 नंबर फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक 4 नंबर हमको फाइंड करने हैं फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, राइट है। इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9, जिसमें थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है, एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाई 18, और जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। दो कंडीशन गिवन है, ठीक। अब कुछ याद करो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है, और एग्जाम्पल वीडियो में बात समझाई थी कि जब भी हमको खुद से जीपी के कुछ टर्म्स मानने पड़ेंगे, 3 टर्म मानने पड़ेंगे कभी, या 4 या 5, तो 2 बातें बताई थी। अगर आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन है इन टर्म्स का, अगर प्रोडक्ट गिवन है तब मैंने आपको एक अलग लिस्ट बताई थी नंबर्स को चूज करने की, और अगर प्रोडक्ट नहीं गिवन है तो एक अलग लिस्ट बनवाई थी। ये बात एक बार आप लोग जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी होगी तो वहां जाकर देखेंगे एक बार, कि अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन है तब तो एक लिस्ट मैंने आपको बताई थी अलग से कि ये वाले मानना है, ए अपॉन आर, ए आर मानना है, ठीक है ना। और अगर प्रोडक्ट नहीं गिवन है तो फिर सिंपल वाला मानना है। तो हम बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो is R, A and R respectively. Then first term क्या बनेगी, then first 4 terms B क्या क्या हो जाएंगी, A आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। ये बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ टर्म गिवन नहीं है तो हमको ये वाली माननी है, और अगर प्रोडक्ट ऑफ टर्म गिवन होता तब ध्यान करो मैंने आपको लिखवाया था, तब हम ये वाली मानते, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब। अगर कभी 3 माननी होती है तो ए अपॉन आर, ए आर। अगर कभी 5 माननी होंगी तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर, ए स्क्वायर। अगर प्रोडक्ट गिवन है तब तो ये वाले मानते हैं, प्रोडक्ट नहीं गिवन है तो फिर ये वाले मानते हैं। ये बात हमने पहले भी की थी, ठीक है। तो फिलहाल प्रोडक्ट ऑफ टर्म गिवन नहीं था तो हमने 4 टर्म ये वाली मान ली। अब क्वेश्चन की जो शर्त है उसके हिसाब से चलते हैं आगे। 21 में कहता है कि फाइंड द 4 टर्म फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से 9 ग्रेटर देन है। क्लियर?
and the second term is greater than fourth, and the second term is greater than 18 बाई फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म जो है वो फोर्थ टर्म से, a2 जो है वो a4 से 18 ज्यादा है। क्लियर। अब यहां से दो इक्वेशन बन के आएंगे हमारे पास। a1 को इधर ले आओ तो a3 माइनस a1 इज इक्वल टू 9। a3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ar स्क्वायर, और a1 का a इज इक्वल टू 9, तो a कॉमन हुआ तो r स्क्वायर माइनस के 1/9, तो a इंटू r प्लस 1 into r minus 1 is equal to 9. This is first equation. a2 minus a4 is equal to 18. तो a2 का फॉर्मूला ar का स्क्वायर, a4 का फॉर्मूला ar का क्यूब इज इक्वल टू 18। यहां से ar स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस कितना हुआ, कुछ मिस्टेक है क्या, फिर से पढ़ेंगे एक बार और। इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन, ठीक है सही चल रहे हैं। यहां से ए आर का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये गड़बड़ होगी बिल्कुल, a2 की वैल्यू ar होती है, हम वही सोच रहे थे कुछ गड़बड़ तो जरूर है क्वेश्चन के अंदर। और 1 माइनस कितना बचेगा सर मेरे पास, r का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा 18। क्लियर होगी बात, ar कॉमन आ गया ना, तो ar कॉमन, तो ar इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 18। ये सेकंड, इनको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी किसी ना किसी की, a की आएगी या फिर r की आएगी। तो सोल्व करने के लिए कुछ तो गड़बड़ है, नहीं, सेकंड को डिवाइड करो फर्स्ट से, या फर्स्ट को करो तो सेकंड से, एक ही बात है। तो a r इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर, सेकंड को डिवाइड बाई फर्स्ट, लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट में, ठीक है। जब डिवाइड करते हैं ना तो लेफ्ट का लेफ्ट में होगा, राइट का राइट में होगा। तो देखो 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन हमको पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। ये बन गया r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये भी गया। तो r की वैल्यू साफ साफ आ गई मेरे पास -2। वैल्यू ऑफ r कितनी आ गई, -2। r की वैल्यू कहीं भी रखो, फर्स्ट में या सेकंड में a आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट से फाइंड करते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट a इंटू आर प्लस 1 मतलब -2 प्लस 1 r माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो माइनस के 2 प्लस 1 तो -1, ये -3 इज इक्वल टू 9, तो ये बन जाएगा दिस इज 3a। तो 3a इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 3। अब मेरे पास a भी है r भी है, तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट क्या 4 ही है, फर्स्ट की क्या सेंस बनती है, हमको 4 टर्म तो फाइंड करनी थी। सो 4 टर्म्स इन जीपी क्या थी, ए आर स्क्वायर, ए आर का क्यूब, ए कितना हो गया 3 2 6, आर का स्क्वायर 4 3 12 और माइनस के 24। तो ये हमारी 4 टर्म फाइंड हो गई। क्लियर। दूसरी बात, हम आंसर यही चेक कर सकते हैं, जैसे उसने कहा था ना कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन 9 बाई फर्स्ट टर्म, चेक कर लो। थर्ड टर्म में 9 प्लस करो फर्स्ट आ जाएगी, ऐसी फोर्थ टर्म में 18 प्लस करो तो सेकंड आ जाएगी। ठीक है, चलो जी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। इफ द pth qth एंड rth टर्म, स्मॉल में बात कर रहे हैं, स्मॉल p q r में, pth qth एंड rth टर्म ऑफ gp r स्मॉल abc, pth qth एंड rth टर्म जो है वो abc हैं रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट दिस, ये बात प्रूव करनी है। ठीक, तो जीपी की बात कर रहा है और जीपी में उसने हमको a और r नहीं दे रखा, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशो क्या है, नहीं दे रखा, तो हम कुछ मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो इज a एंड r। हमने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लिया और कॉमन रेशो को हमने कैपिटल r मान लिया। क्यों एक बार हमने कैपिटल क्यों माने, क्योंकि देखो स्मॉल a और स्मॉल r क्वेश्चन में गिवन है, जो चीज क्वेश्चन में गिवन है वो हम खुद से नहीं मान सकते, ये बात हमेशा याद रखना। ये बहुत ज्यादा कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि जो सा अंग्रेजी का अक्षर क्वेश्चन में गिवन है वो हमको खुद से नहीं मानना, कुछ और मानना पड़ेगा हमें, है ना। तो क्योंकि उसने स्मॉल वाले दे रखे थे तो हमने कैपिटल वाले मान लिए। ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशो। अब क्या कहता है वो आगे, pth qth एंड rth टर्म ऑफ gp इज abc। pth टर्म
ध्यान सुनना, pth टर्म a, qth टर्म b एंड rth टर्म स्मॉल c। pth टर्म a, ठीक है, qth टर्म b एंड rth टर्म c। अच्छा, pth टर्म को कैसे लिखोगे, याद करो। pth टर्म, भाई nth टर्म क्या होती है, nth टर्म होती है an, a r की पावर n माइनस 1, ये क्या होती है nth टर्म। तो pth टर्म क्या हो जाएगी ap, qth टर्म क्या हो जाएगी aq, rth टर्म क्या हो जाएगी ar, राइट है। तो pth टर्म मतलब ap, qth टर्म aq, rth टर्म ar। pth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, pth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए आर की पावर p माइनस 1, हमने कैपिटल वाले माने हुए है ना, तो pth टर्म का फॉर्मूला होगा ए आर पावर p माइनस 1। ऐसे ही qth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, qth टर्म का होगा ए आर की पावर q माइनस 1। ए आर का फॉर्मूला क्या होगा, आर टर्म का ए आर की पावर r माइनस 1 इज इक्वल टू c। तो pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म, तो दिस इज pth टर्म यानी कि a, qth टर्म यानी कि b, rth टर्म यानी कि c, राइट। अब जो प्रूव करना है वहां से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कह रहा है a पावर स्मॉल a पावर q माइनस r इंटू बी पावर r माइनस p इंटू सी पावर p माइनस q, a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p, c की पावर p माइनस q, ला कर दिखाना है 1। इसमें स्मॉल a की वैल्यू ये पुट कर दो, a की वैल्यू क्या रखोगे a r पावर p माइनस 1 और इस a की पावर कितनी q माइनस r। ऐसे ही b कितना है a r की पावर q माइनस 1 की पावर r माइनस p, और c की वैल्यू भी रख दो a r की पावर r माइनस 1 की होल पावर p माइनस q। क्या किया हमने यहाँ पर, कुछ नहीं किया, स्मॉल abc की वैल्यू, स्मॉल a की वैल्यू, स्मॉल b की वैल्यू, c की वैल्यू रख दी, जो पावर जहां थी वो वही लगी हुई है। अब ये पावर इस a पे लगाएगी, r पे लगाएगी। ध्यान सुनो, जब ये वाली पावर a पे आएगी, a की पावर q माइनस r इंटू, अब ये r पे आएगी पावर, ये वाली r पे पावर पहले से ये, जब पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों की मल्टीप्लाई होती है आपस में, याद है ना, r की पावर p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई q माइनस r। अभी एक्सपोनेंट रूल तो ये तो होता है, अगर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही a की पावर r माइनस p और r की पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p, a की पावर p माइनस q, r की पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। अब देखो ये सारे टर्म मल्टीप्लाई में है, 6 टर्म है, 3 जिनमें a है, 3 जिनमें r है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद है ना, ये भैया a की पावर m और a की पावर n, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है प्लस, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस होंगे। तो जो a बेस के है, जिनका बेस a है, तो a की एक्सपोनेंट क्या बनेगी q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। ये क्या हुआ, ये a जिनका एक्सपोनेंट था वो मैंने प्लस कर दिया, ये वाला a की पावर, ये वाला भी और ये तीनों इसमें आ गए, इनटू अब ये r वाला आएगा, r के एक्सपोनेंट p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r प्लस ये वाला लो जा q माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस, केवल एक्सपोनेंट प्लस करने हैं, बेस तो सिर्फ a के बाद लिखते हैं नीचे। भाई इसका बेस भी a था, इसका बेस भी a था, इसका बेस भी a था, तो बेस a के ऊपर तीनों का ऐड, पहला ये प्लस दूसरा r माइनस p, तीसरा p माइनस q, ऐसे ही r के ऊपर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ठीक। अब इस सबको हमको सिंप्लीफाई करना है बहुत बहुत ही ध्यान से। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करोगे तो देखो q से q कैंसिल, r से r, p से p, तो ये तो बचा a पावर 0 इंटू कैपिटल R की पावर, मल्टीप्लाई करो p की q में p q, p की r में पी आर माइनस q और प्लस r, प्लस इनकी मल्टीप्लाई करो q की r में q r, q की p में
क्यू पी माइनस का 1 और प्लस का p। अब इनकी मल्टीप्लाई भी करो, r की p में आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, और बहुत ध्यान रखो सब कटेंगे, सब कटेंगे, पी क्यू प्लस का पी क्यू माइनस का, पी आर प्लस का पी आर माइनस का, क्यू प्लस का ढूंढ लेना, कट जाएंगे, सब कटेंगे, सब कुछ नहीं बचेगा। तो a पावर 0 और ये हो जाएगा r पावर 0। बेस अगर कुछ भी हो, पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। यही हमारे क्वेश्चन में RHS हमको लानी है। तो बहुत ही क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। तो नोट करेंगे सभी इसको, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप एग्जाम में जाओ इसको जरूर करके जाना, आ सकता है एग्जाम में, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 कुछ कुछ ऐसा ही है, कुछ कुछ ज्यादा नहीं है। कहता है कि इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी, क्योंकि यहां भी उसने हमको तो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द फर्स्ट टर्म, तो हमने फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया, ए मान के लिए उसने दे रखा है इस बार तो, और आर का भी कोई जिक्र नहीं है, तो हार हमने इसमें वाला मान लिया एज यूजुअल जो हम मानते हैं हमेशा। तो इफ द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल पावर n। तो इफ द फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म तो कितना है a, क्लियर होगी बात, एंड द nth टर्म b है, ये रहेगी बात है ना। nth टर्म कितना है मेरे पास b, nth टर्म इज इक्वल टू b। अच्छा nth टर्म अगर b है तो we कैन राइट एज an इज इक्वल टू b। भैया nth टर्म इज इक्वल टू b का मतलब an इज इक्वल टू b, और an इज इक्वल टू अगर b है तो a r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b, ये उसने हमको दे दिया, इतनी बात। अब मेरे पास क्या क्या जानकारी है, मेरे पास तीन जानकारी है कि फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशो r है, nth टर्म b है, यानी कि an इज इक्वल टू b है, यानी कि a r पावर n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है b। तो क्या बोल रहा है वो आगे, फिर पढ़ेंगे एक बार और। इफ द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ जीपी आर a एंड b रेस्पेक्टिवली एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, ये बात समझने की है। कैपिटल P क्या है वो, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। कैपिटल P जो है वो प्रोडक्ट ऑफ n टर्म है। देखो प्रोडक्ट ऑफ n टर्म का तो अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म का तो अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो प्रोडक्ट ही करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, तो दिस इज फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर, फोर्थ टर्म ar क्यूब, करते रहो कब तक, n टर्म तक, n टर्म तक। और n टर्म क्या है, ar की पावर n माइनस 1। बोलो नहीं समझ में आई बात। भाई प्रोडक्ट ऑफ n टर्म तो कह रहा है वो, p इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू nth टर्म, कर तो दिया हमने n टर्म की प्रोडक्ट। अब p स्क्वायर की वैल्यू ये लगा दिखानी है, ए बी की पावर ये भी लाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लेकिन थोड़ा दिमाग, ज्यादा नहीं लगाना। ये बता दो ये ए कितनी बार है भाई, कितनी बार है, ये n टर्म ही तो है, ये यहां से यहां तक n टर्म ही तो है, ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n टर्म्स, ये मेरे पास n टर्म्स ही तो है। तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू n टाइम्स वी गेट a पावर n। भाई a की मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो a क्यूब आएगा, 6 बार करोगे तो a की पावर 6 आएगा, 50 बार करोगे तो a की पावर 50 आएगा, n बार करोगे तो a की पावर n आएगा, क्योंकि सब में पावर a की सेम ही थी, 1 1 1 1 1। तो a की मल्टीप्लाई हमने n बार करी तो a की पावर n आ गया। मगर r में ऐसा नहीं है, r में बहुत ध्यान से देखो, पहले में तो r है ही नहीं, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर है n माइनस 1। r के साथ थोड़ी दिक्कत है, तो r की पावर क्या होंगी, प्लस होंगी। पहली टर्म में r की पावर 0, फिर r की पावर 1, फिर r की पावर 2, फिर r की पावर 3, और ये कब तक है, अप टू n टर्म्स। ये कब तक है, अप टू n टर्म्स। कुछ समझ में आया? यहाँ बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, इस जीरो को काउंट नहीं करते, एक को काउंट करते हैं। हाँ हम मैं कह रहा हूँ आप एक को काउंट करो, आप एक को काउंट करो, फिर आप यहाँ पे लिखोगे n माइनस 1 टर्म, और फिर फॉर्मूला भी उसी हिसाब से लगेगा। समझ लेना बात को। अगर आप जीरो को इंक्लूड कर रहे हो तो n टर्म्स है, जीरो नहीं लोगे तो n माइनस 1 टर्म्स होंगी, ठीक। तो p इज इक्वल टू a पावर n। अब कोई बताएगा क्या ये ब्रैकेट कैसे सोल्व होगा? हम केवल इस ब्रैकेट को अगर ध्यान से देखें तो दिस इज ए AP, ये AP बन गई एक, ये ब्रैकेट एक AP बन गया। और याद करो AP के n टर्म का सम का जो फॉर्मूला था क्लास 10th में वो था n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी। इस क्वेश्चन के हिसाब से a 0 है और कॉमन डिफरेंस d1 है। चेक कर लो, चेक कर लो, a कितना है 0 और कॉमन डिफरेंस कितना है 1, सब में 1 का डिफरेंस है ना। तो क्या बनेगा r के पावर में, ये सारा काम r के पावर में चल रहा है, r के पावर n/2 इंटू 2a, वो लगा रहा हूँ फॉर्मूला, प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर होगी बात। तो p इज इक्वल टू a की पावर n इंटू r की पावर n/2, 2 की 0 में 0 और ये प्लस करके n-1। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। तो p इज इक्वल टू a की पावर n इंटू r की पावर n, 0 प्लस n तो n-1 और बाई कितना 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? r की पावर में जो था वो एक ap बना, ap का सम चाहिए अपने को, n टर्म का फॉर्मूला है 2a सॉरी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पहुंच गए। हमको लाना कितना है, हमको मांगता है p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n, ये अपने को लाना है p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। ठीक है, अब बहुत ध्यान से बताओ एक बात, जब मेरे को p स्क्वायर लाना है ना तो मतलब मेरे को दोनों तरफ का स्क्वायर तो करना पड़ेगा, तब तो p स्क्वायर आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायर करने में थोड़ा सा ध्यान से देखना जरा कि मैं कैसे स्क्वायर करूंगा। अच्छा, मैं इस फॉर्मूला से हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि मुझे जगह चाहिए इधर। तो इस लाइन के बाद यहां से नोट करेंगे, मैंने इसका स्क्वायर किया p स्क्वायर, और इधर क्या होगा a की पावर n इंटू r की पावर n-1/2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, p स्क्वायर और इस पूरी क्वांटिटी का होल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, p स्क्वायर, ये पावर जो है ये इसके लिए भी है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो यहाँ के लिए भी, जब ये पावर n पे आएगी, सॉरी a पे आएगी, a की पावर n के ऊपर 2 पावर आएगी, तो इन दोनों की क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a की पावर 2n इंटू, जब इस पूरे के ऊपर पावर आएगी r की पावर n-1/2 की ऊपर पावर लगी हुई है, तो r की एक्सपोनेंट के ऊपर भी एक्सपोनेंट, जब एक्सपोनेंट के ऊपर होती है ना तो दोनों की मल्टीप्लाई होती है आपस में, पता है ना, n-1/2 की मल्टीप्लाई 2 में होती है, तो 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचेगी r की पावर n-1। समझ आ गई बात। यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी डिटेल में बता दिया। तो क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट थी पहले a के ऊपर n पे आई तो a की पावर n ये बन गया, और जब यहाँ पे आएगी तो ये बन के आएगा। क्लियर है, यहाँ पे सबके बात समझ में आ गई। चलो जी, अब जो ये n दिख रहा है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, इस n को थोड़ी देर छोड़ दो। क्लियर होगी बात। ठीक है, क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर 2, ठीक, और r की पावर कितनी n-1। लाना क्या है हमको, p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर, कहाँ गया, कुछ नहीं मिल रहा, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर कितनी n। अब जो ये n है ना, ये वाला जो ये वाला n है, a स्क्वायर r की पावर n-1, इस n को हमने इकट्ठा ऊपर होल लगा दिया, होल पावर n कर दिया। ये n यहाँ से भी हटाया, यहाँ से भी हटाया, ऊपर हमने एक साथ लगा दिया। अब देखो आगे क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर को लिखो 2 बार, a इंटू r की पावर n-1 की होल पावर n। a स्क्वायर क्या लिखा मैंने, a इंटू a r की पावर n-1, और अब p स्क्वायर इज इक्वल टू a कितना, और जो ये है ना a r की पावर n-1, देखो ये बन गया b, ये बन गया b, कहां से बन गया, फ्रॉम फर्स्ट से, ये बन गया b फ्रॉम फर्स्ट, और ये हमको प्रूव करने का है। ठीक है, तो p स्क्वायर इक्वल टू, ये तो a तो हो गया, और जो ये था a r की पावर n-1, ये वहां से रखा हमने देख के b, तो p स्क्वायर इक्वल टू a b की पावर n। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बेसिक बात थी, जिन बच्चों की कंप्लीट क्लियर है उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पर बस एक बात बताऊंगा, तो बच्चों के कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ बहुत आपने टाइम लगा समझाई। देखो व्यूवर्स जो है वो हर तरह के हो सकते हैं, बच्चे वीक भी हो सकते हैं, किसी को पता नहीं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अच्छे से आता है नहीं, तो मेरा काम है हर बच्चों को ध्यान में रखते हुए काम करना।
ताकि सब बच्चे इनको समझें। हाँ, जिनको आता है वो वीडियो को 2 टाइम्स 3 टाइम्स पे लेकर चला सकते हैं आगे, या इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं जिनको आता है। लेकिन कोई व्यूअर अगर ऐसा है जिसको लो ऑफ एक्सपोनेंट पर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अपने को सब कुछ बातें बतानी पड़ती हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24. So that the ratio of the sum of first n term of GP to the sum of first so the ratio of the sum of first n terms of GP to the sum of terms from n plus 1th term to 2nth term is 1 ratio r power n. ऊपर से निकल गया मामला, नहीं समझ में आया कुछ भी, ठीक, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, अभी कुछ देखो बोर्ड पे सामने बस। हमने कहा कोई जीपी है, हमने कहा कोई जीपी है और जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशो आर है, ये हमने कह दिया कि लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो इज ए एंड आर, ठीक। तो देन जीपी क्या होगी, देन जीपी क्या होगी बता दो खाली एक बार। ए, क्वेश्चन समझाऊंगा बाद में क्या लिखा हुआ है, ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, ए आर की पावर एन माइनस 1। जीपीए तो होती है एन टर्म तक की, ये कौन सी टर्म है, ये एनएथ टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एनएथ टर्म। मैं कह रहा हूं जीपी को आगे बढ़ाओ, एनएथ टर्म से आगे लेके जाओ। इससे जस्ट अगली टर्म कौन सी आएगी, इससे जस्ट अगली टर्म आएगी ए आर की पावर एन। भाई पावर एक बढ़ रही है ना, पावर जीरो, आर की पावर पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई। अगर यहाँ पे पावर, जो पावर यहाँ है उसमें 1 प्लस करो तो अगली आ रही है ना, जब मैं इसमें प्लस करूँ तो अगली आएगी, इसमें जब 1 प्लस करूंगा तो इससे भी अगली आएगी, और फिर लिखा मैंने ए आर की पावर 2n माइनस 1। ये क्या करा, नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं। ये टर्म कौन सी है, nth टर्म, ये टर्म कौन सी है, nth टर्म। ये वाली टर्म कौन सी है, n प्लस 1th टर्म, और ये वाली टर्म कौन सी है, 2nth टर्म, 2nth टर्म। बस ये बात समझनी है कि कौन सी टर्म कौन से नंबर की है। ये देखो, ये चीज नोट कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वैसे क्वेश्चन में करना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। चलो मैं इसको भी लिख देता हूं एक बार, दिस इज फर्स्ट टर्म। ये कौन सी टर्म हो जाएगी, फर्स्ट टर्म। ऐसे तो है ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, nth टर्म, n से अगली, अगर ये 10वीं है तो ये 11वीं है, ये अगर 15वीं है तो ये 16वीं है, ठीक है, और ये अगर 15वीं है तो ये 30वीं है, डबल n का डबल 2nth टर्म। तो अगर nth टर्म क्या होती है, ए आर की पावर n-1, तो 2nth टर्म क्या होगी, ए आर की पावर 2n-1। तो पहले आपको जीपी को समझना पड़ेगा कि कौन सी टर्म का नंबर क्या है, टर्म की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, ये वैल्यू है टर्म की, ये टर्म का नंबर है, फर्स्ट टर्म, nth टर्म, n प्लस 1th टर्म, 2nth टर्म। क्लियर होगी बात। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोबारा से, ये बोर्ड पे आपको सामने कह रहा था कि सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी, इस जीपी के जो शुरू के फर्स्ट n टर्म है, इनका सम फाइंड करूंगा मैं अभी, S1 मान लूंगा उसको, 1 से लेके और n तक का सम फाइंड करूंगा, उसको क्या मान लूंगा, S1। फिर बोल रहा है वो आगे, टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th, अब निकालूंगा मैं n प्लस 1th टर्म से कहां तक का, 2nth टर्म का, इसका भी सम फाइंड करूंगा। मेरे को 2 सम फाइंड करने हैं, एक सम फाइंड करना है फर्स्ट टर्म से nth टर्म तक का, दूसरा सम फाइंड करना है मेरे को n प्लस 1th टर्म से 2nth टर्म का, और इन दोनों का रेशो फाइंड करना है, दोनों सम्स का रेशो, और क्या लगा दिखाना है, 1/r की पावर n। तो ये क्वेश्चन को मैंने आपको एक आउटलाइन बनाकर समझा दिया, ठीक। तो ये आप नोट कर लेना कि ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे यहां से हम। तो S1 क्या है मेरे पास, S1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। S1 क्या है मेरे पास, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जिसके लिए कोई मुझे बड़ा काम नहीं है, a इंटू आर पावर n-1/r-1, यही तो होता है, सारी दुनिया को पता है। S1 इज इक्वल टू ए इंटू, जीपी में ए है, आर है, एन है, तो ए आर की पावर n-1/r-1। अब निकालूंगा मैं S2। S2 क्या होगा, सम ऑफ n प्लस 1th टर्म, सम ऑफ फ्रॉम n प्लस 1th टर्म टू 2nth टर्म। समझ रहे हैं बात,
इस वाली टर्म से लेकर इस वाली टर्म तक के सब टर्म्स का सम। तो अब थोड़ी दिक्कत आएगी, फॉर्मूला क्या लगाया जाएगा, ए मतलब भाई फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ए इंटू आर पावर एन माइनस वन, ये तो फॉर्मूला है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो अब तो यहां शुरू कर रहे हैं ना हम। अब फर्स्ट टर्म क्या है, ये है फर्स्ट टर्म। अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म है ए आर की पावर एन। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, आर की पावर एन, आर मतलब कॉमन रेशो। कॉमन रेशो तो देखो आ रही है, जीपी तो पूरी एक ही है ना, तो कॉमन रेशो तो आ रही है, आर की पावर एन। एन आता है नंबर ऑफ टर्म्स, ये वाला एन। यहां से आता कितने हैं, जितने ये थे उतने ये है, ये भी तो एन टर्म है भाई, टोटल टर्म 2n है। इन 2n टर्म में से n टर्म ये रहे, बचे हुए n टर्म ये रहे, तो नंबर ऑफ टर्म तो यहाँ पे n ही होगा, -1 अपॉन r -1। ठीक, तो ये मेरे पास S2 आ गया। दोबारा देखेंगे कि S2 कैसे निकाला मैंने, a इंटू आर पावर n -1 अपॉन r -1। जहां पर a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो ये रहा। r क्या होता है, कॉमन रेशो, वो तो आ रही है। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ये एनी टर्म है। ठीक, तो मेरे पास S1 भी आ गया, S2 भी आ गया। हमको इन दोनों का रेशो फाइंड करने बोला है, S1 अपॉन S2। तो ये तो था S1 a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 अपॉन ए आर की पावर n-1 आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से, ये इतना इससे कट गया और ये इससे कट गया, क्या बचा, 1 यहाँ बचा, r के पावर n यहाँ बचा, तो 1 अपॉन r पावर n। ये प्रूव करना था अपने को कि S1 और S2 का जो रेशो है वो 1 रेशो r पावर n है। यही हमको प्रूव करने का था। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब दिमाग का क्वेश्चन था, नोट करेंगे इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25, इस तरह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। इसमें 4-5 टर्म की बात करेंगे हमसे कि ए बी सी डी। अब तक हम ज्यादातर 3 टर्म की बात कर रहे थे ना, अब 4 की बात करेंगे। इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी तो शो दैट, ये चीज शो करके दिखानी है जो लिखी है सामने आपके कि ए बी सी डी आर इन जीपी। तो हमने कहा हाँ ए बी सी डी जीपी में तो है, तो फर्स्ट टर्म तो ए ही हो गया। जब ए बी सी डी जीपी में है तो फर्स्ट टर्म तो ए हो गया। इसका कुछ कॉमन रेशो भी तो होगा भैया। ये कह रहा है हमसे कि ए बी सी डी आर इन जीपी। हमने भी कहा हाँ भैया ठीक है, जीपी में तो ये है, फर्स्ट टर्म तो ए ही कहा आपने, मगर कॉमन रेशो भी तो कुछ होगा, कॉमन रेशो हमने आर कह दिया। क्लियर बात। अब ये बता दो, जब फर्स्ट टर्म ए है तो फर्स्ट टर्म तो ए है, मतलब ए तो ए है। सेकंड टर्म जो होगा बी, वो ए आर ही तो होगा। सी जो होगा वो ए आर स्क्वायर ही तो होगा। डी जो होगा वो ए आर क्यूब ही तो होगा। ये बात किसको नहीं समझ में आई, नहीं सर किसी को नहीं आई भाई। जब वो कह रहा है कि ए बी सी डी जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, ए है, मैं कह रहा हूं कि इसका कुछ आर भी तो होगा। सेकंड टर्म कैसे आता है, सेकंड टर्म आता है ए टू क्या होता है, ए आर, ए टू ए आर तो होता है। और ए टू कौन है, बी, ए टू कौन है, बी, तो बी कितना हो गया, ए आर, वो तो लिखा हुआ उधर। सी क्या होता है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर। क्लियर होगी बात, बस काम खत्म। तो ए बी सी डी आर इन जीपी, कॉमन रेशो आर था, तो ए इज इक्वल टू ए होगा, बी इज इक्वल टू ए आर होगा, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर होगा, डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब होगा। और अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है ना, और कोई तरीका का नहीं करने का। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करो, ए तो ए ही है, बी कितना है, ए आर का स्क्वायर, सी कितना है, ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट में बी कितना है, बी है ए आर का स्क्वायर, सी कितना है, सी है ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, डी कितना है, डी है ए आर क्यूब का स्क्वायर। ठीक हो गया, चलो जी। तो ये बना ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4। यहां पर क्या बना, ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 6। पहले ब्रैकेट से क्या कॉमन आ जाएगा, पहले ब्रैकेट से कॉमन आएगा ए स्क्वायर, तो यहां बचेगा 1
प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4। यहां से कॉमन आएगा ए स्क्वायर और आर स्क्वायर। जब ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया 1, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन तो आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन तो आर की पावर 4। अब देखो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब ए स्क्वायर में हो जाएगी तो ए की पावर 4, ये कितना था आर का स्क्वायर। और ध्यान से देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम ही तो हैं, तो जब ये दोनों सेम हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का भी होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात। तो ये हमने फाइंड करी लेफ्ट हैंड साइड, अभी इन वैल्यूज को पुट करके हमने फाइंड करी लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड, वो भी यही निकल के आएगी। तो इस तरह हम प्रूव कहते हैं कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट प्रूव हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे इधर इसकी राइट हैंड साइड। तो अगर आप ध्यान से देखो बुक में अपनी, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए डी बी सी सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो ए ही हो गया इंटू बी, बी कितना है ए आर प्लस बी कितना है ए आर और सी कितना है ए आर का स्क्वायर प्लस सी ए आर का स्क्वायर और डी ए आर का क्यूब पूरे का होल स्क्वायर। तो ए इंटू ए स्क्वायर आर का क्यूब ए स्क्वायर आर की पावर 5 का होल स्क्वायर। यहां से देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, ए स्क्वायर कॉमन आ गया बाहर, आर भी कॉमन ले लिया। तो ए स्क्वायर आर मैंने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया ए स्क्वायर आर, तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर आर कॉमन तो 1 रह गया, ए स्क्वायर आर कॉमन तो आर स्क्वायर रह गया, ए स्क्वायर आर कॉमन तो आर की पावर 4 रह गया। ठीक, और ध्यान रखना जैसे मैंने इस ब्रैकेट से ए स्क्वायर आर बाहर लिया है तो इस ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होगी वो साथ में लग के बाहर आएगी। कॉमन मैंने ए स्क्वायर आर ही लिया है, यहां से तो ए स्क्वायर आर ही कम करना है जो कॉमन लिया है, मगर जो भी पावर बाहर ऊपर लगी होगी वो साथ में लग के आएगी। तो ये क्या बन के आएगा फाइनली, ए की 4 आर की 2 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की 4 का होल स्क्वायर। और देखो यही हमारी राइट हैंड साइड आ गई थी। क्लियर है बात। तो क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, यानी कि ये जो साइड थी ये वाली साइड इसके इक्वल। क्लियर है बात। चलो जी, तो 25 तो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमारे 7 क्वेश्चन और बचे जिनको हम करेंगे पार्ट 3 में कंप्लीट। तो इस वीडियो में तो इतना रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 तक पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पार्ट 3 करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहना अपने क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.2 सॉल्यूशन पार्ट 3 में।